दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीएसएनएल के बारे में वीडियो बनाने के लिए मेरे कई सारे दर्शक बहुत दिनों से मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कल बीएसएनएल का जो रिजल्ट्स हैं ऑफिशियली जो है उन्होंने Q2 रिजल्ट्स अपने वेबसाइट में अपलोड किया था, जिसके बाद में मिंट ने एक स्टोरी किया जिसका विश्लेषण मेरे इस दर्शक ने मेरे को करने को कहा। और भी बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि बीएसएनएल के बारे में आप बात करिए, और मैंने तब कहा था कि बीएसएनएल का जो है डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कहाँ से विश्लेषण करूं। तो फॉर्चुनेटली फॉर बाय गॉड ग्रेस वी गॉट दिस डेटा, हमको ये डेटा मिल गया। कल जो है ये जो उनके चार्टर अकाउंटेंट हैं उन्होंने जो है रिजल्ट्स उनके वेबसाइट में डाला, जो कि मैंने इस एक्सेल शीट में एग्रीगेट किए करके मैं आपको पूरी कहानी बीएसएनएल का समझाऊंगा। अब दोस्तों ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी नहीं है, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा पूरा कच्चा चिट्ठा बीएसएनएल का फाइनेंशियल हेल्थ, वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना उसका एसेट है, कितना उसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, एसेट्स का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या वो एसेट कैश जनरेट कर रहे हैं, क्या उनके पास कितना एबिटा है, अगर वो मार्केट में लिस्ट होंगे तो उनका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, सारी कहानी समझाऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ पीएनएल को एनालाइज करने का नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा बीएसएनएल ने जो Q4 FY25 का क्वार्टर एंड Q3 FY25 क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया था, जिसके बारे में सरकार ने बहुत सारा मतलब सोशल मीडिया में और जो रियल मीडिया है उसमें काफी सारे इंटरव्यूज दिए थे और उन्होंने क्लेम किया था कि देखिए बीएसएनएल को हमने टर्न अराउंड कर दिया। अब इस वीडियो में आपको यह भी समझ में आएगा कि बीएसएनएल वाकई टर्न अराउंड हुआ, बीएसएनएल का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, और ये जो टर्न अराउंड हुआ था जो आपके सामने नजर आ रहा है ग्रीन में मैंने मार्क कर रखा है कि 280 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले वाले क्वार्टर में 264 करोड़ का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होने के बाद में बीएसएनएल लॉस में क्यों चला गया, ये ऐसे कैसे हो गया कि बीएसएनएल के 2 प्रॉफिट ईयर्स हुए उसके बाद में बीएसएनएल पहले की तरह लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर में, ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो मिसलीडिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि लेमैन को फाइनेंस इतना समझ में नहीं आता, तो जब नंबर्स प्रेजेंट करते हैं तो सारे लोग गुमराह हो जाते हैं उस नंबर्स को देख के। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि नंबर्स को पहचानना कैसे है, रीड कैसे करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो पहले तो ये मेरा प्रेजेंटेशन का जो है शीर्षक है बीएसएनएल फाइनेंशियल रियलिटी, इन्फ्लेटेड एसेट, वीक कैश फ्लो। तो आपको पूरी कहानी आपको परत परत समझने को आएगी। तो क्या हुआ, Q2 के अंदर में FY26 में उन्होंने लॉस किया 1357 करोड़ का लॉस, 1357 करोड़ का। बैलेंस शीट जो है बहुत बड़ा लगता है, बीएसएनएल का बैलेंस शीट देखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ी कंपनी है, पर बिजनेस जो है बहुत ही फ्रेजाइल है, वो आपको समझ में आएगा जब आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सपोज द बुक वैल्यू वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटी। मैं आपको बताऊंगा कि बुक वैल्यू जो है बीएसएनएल का जो एसेट है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हैं, और वो जो एसेट को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, और एक्चुअली इकोनॉमिक रियलिटी क्या है। तो बीएसएनएल का जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं बैक टू लॉसेस, वो दिख रहा है आपको। बैक टू लॉसेस क्यों, क्योंकि 2 बार प्रॉफिट होने के बाद 2 बार कंजिक्यूटिव लॉसेस हो गया, और इसके बारे में सरकार कुछ बोल नहीं रही। जब ये प्रॉफिट हुआ था तो बहुत बढ़ चढ़ के सरकार ने इंटरव्यूज दिए थे, और तब मैंने 2 वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से बीएसएनएल ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया। मेरे हिसाब से तो ये अकाउंटिंग जगलरी थी, प्रॉफिट एक्चुअली हुआ नहीं था। तो अब देखते हैं दोस्तों, सेकेंड कंजिक्यूटिव लॉसेस आफ्टर 2 प्रॉफिट क्वार्टर्स, लास्ट 4 क्वार्टर रेवेन्यू जो है अगर आप ऐड करें, मतलब 4 क्वार्टर का मतलब ये सारी रेवेन्यू जो उनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल रेवेन्यू, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 25,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है, जो ही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है 25,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा जो है आप करेंगे तो आपको मिलेगा करीब 7,000 करोड़ का। अब बहुत ही ज्यादा मिसफॉर्चून है, ये एबिटा नंबर बहुत फ्लक्चुअल करता है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं सही रिपोर्टेड नंबर है कि भी नहीं है। एबिटा पॉजिटिव है बट डीपर इश्यूज अंडरनीथ, वो हम समझेंगे। अब दोस्तों पहले जो है इस चीज को समझने के लिए कुछ बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है
क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं मेरे जो दर्शक हैं उनको ज्यादा फाइनेंस के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं आपको जरा समझा देता हूं, बहुत ही आसान है समझना इसको। होता क्या है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें क्या होता है, एक एसेट होता है, एक एसेट का कंपार्टमेंट होता है। और एसेट क्या होता है, एसेट विल जनरेट सर्विसेज, मतलब एसेट जो है हेल्प करता है सर्विस जनरेट करने के लिए। वो सर्विस को बेच के आप कैश फ्लो जनरेट करते हैं, सिंपल है। जब तक आपके पास एसेट नहीं होगा तब तक आप सर्विस नहीं बना सकते, सर्विस नहीं जनरेट कर सकते, सर्विस नहीं जनरेट होगा तो कैश फ्लो जनरेट नहीं होगा। तो एसेट का काम सिर्फ कैश फ्लो जनरेट करना है, सर्विस जनरेट करना है, कैश फ्लो। तो होता क्या है इसके अंदर में, प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, स्पेक्ट्रम होगा, टावर्स होगा और बहुत सारे और तरह के एसेट्स होंगे। अब एसेट को फंड करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हवा से नहीं गिरता है एसेट। जब तक कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक आप ये एसेट जनरेट नहीं कर सकते। कौन इन्वेस्ट करेगा, एक तो इक्विटी होल्डर इन्वेस्ट करेंगे या तो डेट होल्डर इन्वेस्ट करेंगे। दो तरह से पैसा मिलेगा तभी आप एसेट जनरेट कर सकते हो। इक्विटी होल्डर कौन है बीएसएनएल में, सरकार है। डेट होल्डर कौन है, गवर्नमेंट बैक बॉन्ड्स। गवर्नमेंट नहीं, मतलब सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, जो कि सरकार ने बोला है कि भाई पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, बीएसएनएल दे ना दे, मैं तो दूंगा। तो वो भी एक जरिया है बीएसएनएल को पैसा लेने के लिए, और उससे भी उनका जो एसेट, और एक जो है बजटरी सपोर्ट है, डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट फ्रॉम दी बजट, जो भी एनुअल बजट जो डिक्लेयर होता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्राइज वैल्यू, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों हर बिजनेस एक रेवेन्यू जनरेट करता है, जो मैंने आपको बताया ना कि एसेट विल जनरेट सर्विसेज, सर्विसेज विल जनरेट रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू जब जनरेट करता है, ये अपना टॉप लाइन होता है, जो पीएनएल स्टेटमेंट आपको बता रहा था, ये उसका टॉप लाइन है, टोटल रेवेन्यू ये रहा, ठीक है ना। अब इस टोटल रेवेन्यू से आप करते क्या है, ऑपेक्स एक्सपेंडिचर को मीट करते हैं, जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्केटिंग, फ्यूल, जनरेटर को फ्यूल डालना, इस तरह की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं उसको जो है आप मीट करते हैं। जो बच गया उसको बोलते हैं एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, तो एमोर्टाइजेशन। तो एबिटा और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहां से आता है, रेवेन्यू से आता है, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, और उसके बाद जो बचा रहा वो बोलते हैं अपना एबिटा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पेज फॉर रूटीन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय रनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। और एबिटा किसको पे करता है, पेज फॉर कैपेक्स, क्योंकि आपको कैपेक्स भी तो करना है, वर्किंग कैपिटल, डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब डेट भी तो पे करना है, उनका प्रिंसिपल भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये जो है एबिटा उसको पे करता है। अच्छा, उसके बाद में अगर कुछ बच गया, मतलब ये सब करने के बाद कुछ बच गया एबिटा से, तो जो रेसिडुअल कैश है आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग ऑब्लिगेशन, मतलब जो भी ऑपरेटिंग ऑब्लिगेशन है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो गया, जो वर्किंग कैपिटल हो गया, डेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो जब बच जाता है आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग ऑब्लिगेशन, जो रेसिडुअल कैश है, वो कैश है, वो जो कैश जो है वो इक्विटी होल्डर को जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने एबिटा से पहले ही पे कर दिया, क्योंकि उसका फर्स्ट राइट होता है डेट होल्डर का कि भैया प्रिंसिपल पे होगा, इंटरेस्ट पे होगा, उसके बाद ही इक्विटी होल्डर का नाम, मतलब जो है बारी आती है। तो एंटरप्राइज वैल्यू किसको कहते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ परपेचुअल रेसिडुअल कैश फ्लो, मतलब परपेचुअल रेसिडुअल कैश फ्लो विच इज पेड टू द इन्वेस्टर बोथ इक्विटी एंड डेट, ठीक है ना। क्योंकि एबिटा जो है उसी को रेफरेंस मान के हम एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू हमेशा एबिटा के लेवल पे निकाला जाता है। तब तक आपने डेट होल्डर का इंटरेस्ट नहीं पे किया और आपने इक्विटी होल्डर का इंटरेस्ट, जो डिविडेंड और जो बाईबैक है, वो नहीं किया। इसीलिए एंटरप्राइज वैल्यू बोला जाता है कि जो एंटरप्राइज है उसकी कैपेबिलिटी जो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने की क्या है, वो फ्री कैश फ्लो से है। उसी को आकलन करके, उसका मूल्यांकन करके ये बताते हैं कि भाई देखिए एंटरप्राइज की ये वैल्यू है। अल्टीमेटली वैल्यू इज द कैश फ्लो दैट एंटरप्राइज जनरेट, सो दैट जो इन्वेस्टर है उसका पैसा वापस कर सके, उनको रिटर्न दे सके। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ एबिटा। आपने सुना होगा कि कभी भी एंटरप्राइज वैल्यू निकालने से पहले हम मल्टीपल यूज करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एंटरप्राइज वैल्यू को दर्शाता है। अब क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में एक कोई कंपनी है, उसको रेफरेंस मान के बाकी दूसरी कंपनी का
जो है हम मूल्यांकन करते हैं कि कितना उसका एंटरप्राइज वैल्यू होगा। क्यों वहां करते हैं? क्योंकि उनके सिमिलर ऑपरेटिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक ही सेक्टर का एक पर्टिकुलर मल्टीपल यूज होता है दोस्तों। कैपेक्स जो है उसका भी सिमिलर होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिमिलर होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सिमिलर होता है, एंड रिस्क लेवल ऑल्सो सिमिलर होता है। इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक एबिटा, EV एबिटा मल्टीपल गिव्स यू ए रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन, मतलब रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू होता है। अब दोस्तों अब करते हैं चीरफार बीएसएनएल के एसेट का। अब बीएसएनएल के पास में टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो होता है 2.44 लाख करोड़। अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा जो कहानी है इस शीट से मैं दिखा देता हूं। अगर आप देखें, ये मैंने सारा बैलेंस शीट से इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो आप देखेंगे सिर्फ जो है जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें बीएसएनएल के अकाउंटेंट ने ये नंबर दिया नहीं था। यही तो मुसीबत है, कभी नंबर देते हैं कभी नहीं देते। तो ये नंबर नहीं दिया, तो मैंने जो अभी लास्ट नंबर को चेक करके मैंने देखा, हाँ टोटल जो एसेट वैल्यू है 2.44 लाख करोड़, जिसमें नॉन करंट एसेट जो है करीब 2 लाख करोड़ का है, करंट एसेट जो है करीब 45 करोड़ का है। अब नॉन करंट एंड करंट में क्या होता है? नॉन करंट जो है करीब लंबी दूरी के घोड़े, और करंट का मतलब ये है कि छोटे टाइम के लिए, समझे ना, यही दोनों का फर्क है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आता है एसेट 2.44 लाख करोड़। अब ये जो एसेट है इसको फंड करने के लिए आपको इक्विटी होल्डर्स के जो है से पैसा लेना पड़ेगा और डेट होल्डर से लेना पड़ेगा पैसा। तो टोटल इक्विटी जो है वो है 1.75 लाख करोड़, और लायबिलिटी जो कि डेट होल्डर के लायबिलिटी है वो है 70 करोड़। दोनों को ऐड करेंगे तो 2.44 लाख करोड़ आएगा। यही मैंने इस चार्ट में दिखाया है। नॉन करंट एसेट 2 लाख करोड़, करंट एसेट 45 लाख करोड़, लार्ज शेयर इज स्पेक्ट्रम AGR एंड रिक्लासिफिकेशन। बुक एसेट डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एसेट जितना ज्यादा होगा कंपनी के बिजनेस जनरेशन की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, सर्विसेज जनरेट करना, कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेबिलिटी। जितना बड़ा आपका बुक वैल्यू होगा, जितने बड़ा आपका एसेट बेस होगा, उतना ज्यादा आप सर्विसेज जनरेट करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों बीएसएनएल के अंदर में ये जो एसेट है, जो नॉन करंट एसेट है, उसी में हम फोकस करेंगे, जो कि 2 लाख करोड़ है, उसका कितना पोर्शन एसेट जो है इन्फ्लेटेड है बुक्स के अंदर में, वो आपको यहां नजर आएगा। अब ये सारा का सारा जो इक्विटी जो गवर्नमेंट को इश्यू हुआ है, बड़े बड़े पेनफुली मैंने सारे के सारे उनके जो क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट से निकाला है। बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा हैफजर्ड तरीके से ये रिपोर्ट्स बने हुए हैं, निकालना मुश्किल है। तो अगर आप देखें, मतलब वीडियो को जो है पॉज करके इस शीट को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको दिखेगा कि जो कैपिटल है वो करीब 14 करोड़ है। स्पेक्ट्रम जो है जो यहां पे दिखाया हुआ है वो 48 करोड़ है, और एडिशनल जो अभी नया बैलेंस शीट में ऐड हुआ है, जो आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पे, वो पहले नहीं था। उन्होंने अचानक जो है ये नंबर ऐड कर दिया अपने बैलेंस शीट में। और देखें यहाँ पे अचानक जो है एसेट जो है फ्रॉम 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब कुछ स्पेक्ट्रम जो उन्होंने नहीं ऐड किया था अपने एसेट क्लास में, उन्होंने 50,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम और ऐड कर दिया। तो आप देखिए जो उनका एसेट होता है, एसेट की जो कहानी है, मैं आपको फिर लेके जाता हूं। यहां पे कहां गया वो, ये देखिए 2. ये तो बात हो गई हमारी लार्ज शेयर। अभी देखते हैं क्या जो है, हाँ ये यहाँ पे इसको पहले जो दोबारा इस शीट में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्पेक्ट्रम जो है टोटल 1 लाख करोड़ का है। एजीआर जो है, एजीआर को उन्होंने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया है। मतलब आज तक नहीं सुना मैंने कि एजीआर को कैपिटलाइज कर सकते, उन्होंने एजीआर को भी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता कि कैपिटलाइज नहीं करते तो बीएसएनएल को पैसा देना पड़ता। तो उन्होंने बोला चलो भैया इसका मैंने शेयर ले लेते हैं, सरकार को इक्विटी दे देते हैं। तो टोटल जो है ये नंबर आउट ऑफ द टोटल 2 लाख करोड़, इसमें से 1.43 लाख करोड़ जो है टोटल इक्विटी जो है, नहीं 1.43 नहीं 1.75, क्योंकि इसमें 50,000 करोड़ भी ऐड करना पड़ेगा। 1.75 लाख करोड़ आउट ऑफ 2 लाख करोड़ इंक्लूड दीज आइटम्स, ये आइटम्स को इंक्लूड। उसमें स्पेक्ट्रम कितना हो गया, करीब 56% हो गया स्पेक्ट्रम, एजीआर करीब 18%, और रेस्ट जो है अभी 25.8 मतलब 26%। तो आप देखिए रेस्ट का मतलब जो रियल कैश वाले जो एसेट्स हैं वो कितना कम है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि सारा का सारा अकाउंटिंग एंट्रीज हैं एसेट में। इट इज द बुक एसेट दैट डू नॉट रिप्रेजेंट रियल प्रोडक्टिविटी। आप फंडिंग स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं।
इक्विटी मैंने आपको बताया 1.75 लाख करोड़ का, और लायबिलिटी जो है 70 के करोड़ का। इक्विटी सरकार का 1.75 लाख करोड़ का इक्विटी हो गया, लायबिलिटी 70 करोड़। लगता है कि बुक में डेट टू इक्विटी जो है 0.5, तो इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, ये एक मेट्रिक है कितना हेल्दी कंपनी है, कितना कम डेट है। इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर इन्फ्लेटेड है, इसलिए इक्विटी इन्फ्लेटेड, नॉट रियल कैश, है ना। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं, जो मैंने आपको बताया 56% स्पेक्ट्रम 1 लाख करोड़ का, 18% एजीआर कन्वर्शन 32,000 करोड़ का, 26% एक्चुअल कैपिटल वो करीब रफली अराउंड 13 से 15,000 करोड़। मेजॉरिटी इज अकाउंटिंग वैल्यू, नॉट डिप्लॉयबल कैश। अब लाइबिलिटी को देखते हैं दोस्तों। अब लाइबिलिटी जो है एक्चुअली डेट होना चाहिए। इसके अंदर में दोस्तों होगा क्या कि 70,000 करोड़ के अंदर में कुछ लीज लाइबिलिटी होगी, जो पहले अकाउंटिंग चेंजेस हुए थे। पहले लीज को ऑपेक्स में गिना जाता था, अब उनको लाइबिलिटी में डाल दिया, डेट की कैटेगरी में डाला है। क्यों डाला है दोस्तों? इसलिए डाला है क्योंकि लीज अगर आप पे नहीं करेंगे तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है, अब पूरा बिजनेस ठप हो सकता है, इसलिए वो डेट की तरह नजर आता है, इसलिए उसको लीज को लाइबिलिटी के अंदर डाला हुआ है। तो टोटल डेट अगर मोटा मोटा मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया, वो करीब 40,000 से लेकर 45,000 करोड़ का डेट होगा। तो एनुअल फाइनेंस कॉस्ट इसका सिर्फ करीब, अगर आप देखेंगे उनके पीएनएल शीट में जाएंगे, जो मैं आपको दिखा रहा था बीएसएनएल का, तो फाइनेंस कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो ये करीब आता है करीब 16,000 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट। इस पर्टिकुलर मतलब 4 क्वार्टर के फाइनेंस कॉस्ट को ऐड करने से करीब 16,000 करोड़ आता है। तो इसको आपको लगता है कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, अगर आप ये इससे डिवाइड करें, है ना, अभी देखिए आपको मैं बताता हूं, 1600 1.6 से 1.6 डिवाइडेड बाय 40 अगर करें तो 4% आता है। ये 4% इसलिए आता है क्योंकि लो गवर्नमेंट बैक बोरोइंग, मतलब 7% इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि इसमें तो कुछ जो होंगी बहुत ही कम इंटरेस्ट में उनको वो मिला होगा, डेट मिला होगा, लोन मिले होंगे। ये मार्केट रेट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी है। तो मान लीजिए कि इसका जो रेट 4%, 6%, 7% नहीं होता, तो इमेजिन करिए कितना फाइनेंस कॉस्ट बीएसएनएल का बढ़ गया होता। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो अभी लग रही है और लॉस जो अभी 13,000 करोड़ या 14,000 करोड़ दिख रहा है, ये हो सकता है 2,000 करोड़, सॉरी 1,300, 1,004, मतलब 1,400 करोड़ दिख रहा है। हो सकता है कि ये 2,000 या 2,500 करोड़ होता, क्योंकि आपके फाइनेंस कॉस्ट की लायबिलिटी बहुत बढ़ गई होती। बिकॉज आज आपको जो है गवर्नमेंट बैक जो है डेट मिल रहा है विद लो इंटरेस्ट चार्जेस, इसलिए आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस जो है एक रिस्पेक्टेबल नंबर में नजर आ रहे हैं। अब कैश एबिटा क्या है? कैश एबिटा वो एबिटा है जो कि लीज को निकालने के बाद। अब रिपोर्टेड एबिटा जो है वो 7,000 करोड़ है। अगर इसके अंदर में अगर आप लीज एडजस्टमेंट करेंगे तो रफली, ये सब अप्रोक्सीमेट है दोस्तों, ये बहुत ही वेरिएशन होता है इसमें, 5,000 करोड़ मान के चलिए। तो ये 5,000 करोड़ पर ईयर अगर भारती का देखेंगे, भारती का जो है अगर आपने अगर कैपेक्स टू सेल्स करेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ का कैपेक्स जो है वो ईयरली कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेक्ट्रम। यहां पे सिर्फ उनके पास में 5,000 करोड़ का जो है कैश एबिटा है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना है और कैपेक्स भी करना है। तो कैपेक्स के लिए तो बिल्कुल ही सफिशिएंट नहीं है, इसलिए बीएसएनएल विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सरकार का फॉर बजटरी सपोर्ट फॉर कैपेक्स। वो खुद तो कैपेक्स कभी कर नहीं पाएंगे। अच्छा, बीएसएनएल, इफ बीएसएनएल को अगर लिस्ट किया जाए दोस्तों, अगर लिस्ट होता तो कितना उसका वैल्यूएशन होता, वो भी हम देख लेते हैं। एबिटा कितना बताया मैंने आपको? 7,000 करोड़ का। अगर आप 12 का मल्टीपल ले, बहुत ही ज्यादा दे रहा हूं मैं बीएसएनएल को, तो ईवी क्या होता? 84,000 करोड़। अगर 13 का होता तो 91,000 करोड़। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? 2.44 लाख करोड़। इसका मतलब जो ईवी है बुक वैल्यू ऑफ एसेट से, वो सिर्फ 34 से लेकर 37%। आप समझ लिए कितना इन्फ्लेटेड बुक वैल्यू है बीएसएनएल का। वाई ट्रेडिशनल रेशियो इज मिसलीडिंग? बुक वैल्यू इक्विटी बाय स्पेक्ट्रम एंड एजिया कन्वर्शन, बुक वैल्यू को इन्फ्लेट कर दिया आपने। मार्केट इक्विटी वुड बी फार लोअर, क्योंकि आपको पता है कि लीज कितना था, मतलब जो इसका डेट लायबिलिटी कितना था। लायबिलिटी आपका जो है वो 70,000 करोड़ था, है ना, जो मैंने आपको बता रहा था 70,000 करोड़। और आपका जो है जो
जो ईवी कितना निकला, ईवी मैंने आपको बताया था करीब इतना निकला, तो 17 करोड़ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो है टोटल इक्विटी वैल्यू जो है 10,000 से लेकर 20,000 करोड़ से ज्यादा आपका आएगा नहीं। तो ट्रू डेट टू इक्विटी विल बी roughly around 3 to 5, which is very bad, very poor, right? Not 0.5. तो better metrics is debt to cash, EBITDA, interest coverage. तो फाइनल टेक अवे दोस्तों क्या है? उससे पहले मैं एक और चीज बताता हूं दोस्तों, बीएसएनएल के रेवेन्यू के बारे में मेरे को शक है। अगर आप जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ना पहले जितने भी बीएसएनएल के जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स थे उसमें से मैंने ये नंबर गैदर किया। इसके अंदर दो तरह के रेवेन्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। एक तो जो है ये रेवेन्यू है, ये वाले जो मैंने इस कलर में मार्क किया है, और एक अदर रेवेन्यूज है जिसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अवेलेबल है। इसके अंदर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख के आप दंग रह जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि जो सेलुलर रेवेन्यूज है, जिसके कारण में सारा इन्वेस्टमेंट है, जितना जो है स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ, ये जो है सिर्फ 18% है लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में। दिसंबर में 26%, मतलब समझ लीजिए 25 के पास आसपास है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। और 100% रेवेन्यू में सेलुलर रेवेन्यू इज सो स्मॉल, और बहुत सारा रेवेन्यू अदर ऑपरेटिंग इनकम है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, पता नहीं। अब बीएसएनएल ने क्या किया, मार्च के बाद में इस तरह से क्लासिफिकेशन बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। जून में तो आया नहीं ये नंबर, और अभी सितंबर क्वार्टर में भी ये नंबर नहीं आया। तो इससे ये पता चलता है बीएसएनएल के जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो भी, मतलब अगर आप इसका पूरा ब्रेकअप देखेंगे, आप पॉज करके वीडियो को देखिएगा, वहां पे जिसके अंदर में सबसे ज्यादा फोकस है उससे कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो एंड में दोस्तों टेक अवे क्या है, एसेट एंड इक्विटी ओवरस्टेटेड ऑन पेपर, कैश जनरेटिंग एसेट लिमिटेड हो गया, डेट रियल है, कैश फ्लो वीक है, कैश एबिटा इनसफिशिएंट फॉर कैपेक्स, बीएसएनएल विल परपेचुअली सर्वाइव ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो दोस्तों यही मेरा कहना था इस वीडियो के अंदर में। ये सारे नंबर जनरेटेड वीडियो है, मैंने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। आपको कोई कमेंट करना हो तो आप बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।